हे गाइस, कैसे हो मेरे प्यारे YouTube फैमिली। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा नहीं बहुत ज़रूरी सा अनाउंसमेंट है। सबसे पहले उन लोगों से बात है जो बिना सब्सक्राइब किए चुपचाप वीडियो देखते रहते हो ना। हाँ, आप ही की बात हो रही है। इतना मज़ा लेते हो वीडियो का, लेकिन सब्सक्राइब बटन देखते ही गायब हो जाते हो। अरे यार, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल लौकी की सब्जी जैसा है। पसंद हो या ना हो, दबाना तो पड़ता ही है। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना मैं सपने में आके परेशान करूंगी। और हाँ, अगर आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तीनों कर लिया है ना, तो आप ऑफिशियली बन गए हो मेरे दिल के परमानेंट मेंबर। चलो चलो, ज्यादा इमोशनल नहीं होते, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ फुल मस्ती के साथ। एक लड़की जिसका नाम है सिरी, देखने में बेहद मासूम, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। बाहर की दुनिया उसे एक आम लड़की समझती है, लेकिन उसके घर के अंदर की दुनिया किसी और ही सच को छुपाए बैठी है। सिरी जिस घर में रहती है, वहां उसे परिवार का साथ तो मिलता है, लेकिन वो परिवार इंसानों का नहीं है। उस घर में जो लोग उसके साथ रहते हैं, वो जिंदा नहीं है, वो आत्माएं हैं, भटकती परछाइयां हैं, जिन्हें देखकर आम इंसान डर जाए, लेकिन सिरी नहीं। सिरी के पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे इन अदृश्य चीजों को देखने और सुनने की ताकत देती है। वो उनकी आवाजें सुन सकती है, उनके चेहरे देख सकती है और उनका दर्द भी महसूस कर सकती है। ये शक्ति उसे किसी वरदान की तरह नहीं मिली थी, बल्कि एक बेहद दर्दनाक हादसे के बाद उसकी जिंदगी में आई थी। जब सिरी बहुत छोटी थी, उसी समय उसकी माँ ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उस दिन के बाद सिरी की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसी हादसे के बाद ये अजीब और डरावनी ताकत उसके अंदर जाग गई थी। सिरी की दुनिया में अगर कोई एक इंसान है जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करती है, तो वो है उसकी दोस्त लिली। लिली शहर में एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा कॉफी हाउस चलाती है। सिरी वहीं काम करती है, एक वेट्रेस के तौर पर। सुबह से शाम तक लोगों को मुस्कान के साथ कॉफी सर्व करना उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक बात रोज होती है, सिरी हमेशा काम पर देर से पहुंचती है। वजह ये नहीं कि वो कामचोर है, बल्कि वजह वो आत्माएं हैं जो पूरी रात उसे चैन से सोने नहीं देती। कभी कोई आवाज, कभी कोई साया, कभी कोई अजीब हरकत, पूरी रात उसे डर और बेचैनी में काटनी पड़ती है। लिली सब कुछ जानती है, सिरी की ये सच्चाई, उसकी ये ताकत और उसके घर का वो डरावना सच, सब कुछ। इसलिए जब सिरी देर से आती है, लिली कभी उससे सवाल नहीं करती। उसी शहर में उसी दिन एक और कहानी शुरू हो रही होती है। एक लंबी चौड़ी सड़क के बीचों बीच एक नौजवान लड़का चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट थी, चेहरे पर उलझन और दिमाग बिल्कुल खाली। उसका नाम था चैन, लेकिन उसे खुद अपना नाम तक याद नहीं था। कुछ समय पहले उसी जगह एक बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन चैन को इस हादसे से जुड़ा कुछ भी याद नहीं था। कौन है वो, कहाँ से आया है, उसका घर कहाँ है, उसकी जिंदगी क्या थी, कुछ भी उसके जहन में नहीं था। भटकते हुए चैन पास के ही एक कॉफी हाउस में जाकर बैठ जाता है, उसी कॉफी हाउस में जहाँ सिरी काम करती है। सिरी जब भीतर काम कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है। उसे देखते ही सिरी ठिठक जाती है, क्योंकि वो लड़का जिंदा नहीं है, वो एक आत्मा है। लेकिन चैन को खुद इस सच का एहसास नहीं है। जो लोग हाल ही में मरते हैं, उन्हें शुरुआत में ये समझ नहीं आता कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। चैन के साथ भी वही हो रहा था। सिरी धीरे धीरे उसके पास जाती है और बेहद शांति से उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उसे समझाना चाहती है कि वो अब इंसान नहीं रहा। लेकिन तभी वहां एक खौफनाक आत्मा आकर सिरी पर झपट पड़ती है। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत और आवाज रूह कंपा देने वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि वो आत्मा सिरी को नुकसान पहुंचाए, चैन अनजाने में उस भूत को छू लेता है और अगले पल वो डरावनी आत्मा हवा में घुलकर गायब हो जाती है। सिरी हैरान रह जाती है, क्योंकि चैन बाकी भूतों से अलग है और सिरी ये भी जानती है कि वो सिर्फ आत्माओं को देख ही नहीं सकती, उन्हें छू भी सकती है। इसी बीच दर्शकों को चैन की असली पहचान के बारे में पता चलता है। चैन इस शहर के एक बेहद बड़े और नामी बिजनेसमैन का बेटा है। उसका एक भाई और एक बहन है। तीनों की जिंदगी बेहद आलीशान थी, लेकिन अब घर में चैन की कुर्सी खाली पड़ी है। उसका भाई और बहन उसे शहर के हर कोने में ढूंढ रहे हैं, पर चैन कहीं नहीं मिल रहा। दोनों हर पल डर और चिंता में डूबे हुए हैं। उधर सिरी चैन को सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है, तुम जिसे अपनी जिंदगी समझ रहे हो, वो अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। चैन चौंक कर जवाब देता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। सिरी भारी सांस लेकर कहती है, तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि सब कुछ बहुत नया है तुम्हारे लिए, लेकिन सच यही है कि तुम अब इस दुनिया के नहीं रहे।
चैन को गुस्सा आ जाता है, वो झुंझलाकर उसे पागल समझता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे, कोई उसका जवाब नहीं दे रहा, कोई उसे देख नहीं पा रहा। तभी पहली बार डर उसके दिल में बैठ जाता है। वो दौड़ता हुआ वापस सिरी के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, शायद तुम ठीक कह रही थी, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। सिरी बिना कुछ बोले वहां से चलने लगती है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको, ऐसे मत जाओ। सिरी झटके से हाथ छुड़ाकर कहती है, हिम्मत कैसे हुई छूने की, दूर रहो मुझसे। वो गुस्से में अपने घर की ओर चली जाती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके पीछे पीछे वही आत्मा भी अंदर आ जाती है। सिरी पलटकर हैरानी से कहती है, तुम मेरी जिंदगी से पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे पागल कह रही थी और अब सीधे मेरे घर तक चले आए। चैन बेफिक्री से जवाब देता है, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगा। सिरी उसे बाहर धकेलने की कोशिश करती है। तभी चैन मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, आज मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, अगर तुमने मुझे बाहर निकाल दिया तो मुझे सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। सिरी कुछ पल तक उसे देखती रहती है। दिल और दिमाग के बीच जंग होती है और आखिरकार उसका दिल जीत जाता है। वो कहती है, ठीक है, जब तक तुम्हें अपनी पहचान याद नहीं आती तुम यहीं रह सकते हो। चैन मुस्कुराकर हल्के से कहता है, वैसे भी तुम मेरी पसंद की लड़की तो हो नहीं, और सोफे पर जाकर लेट जाता है। सिरी मन ही मन बुदबुदाती है, ठीक है, रात तुम्हें खुद सब समझा देगी। घड़ी की सुई जैसे ही रात के 12 पर पहुंचती है, कमरे का माहौल बदलने लगता है। ठंडी हवा चलती है, परछाइयां दीवारों पर सरकने लगती हैं। चैन को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में एक भयानक आत्मा उसकी ओर झुककर पूछती है, ये जगह तुम्हारी नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों हो? चैन घबराकर झटके से उठना चाहता है, लेकिन हिल नहीं पाता। उसे लगता है कोई भारी चीज उसे दबाए हुए है। हिम्मत जुटाकर जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि 3 आत्माएं उसके ऊपर बैठी हुई हैं। लेकिन वो डरावनी नहीं थी, वो सिरी की फ्रेंडली घोस्ट फैमिली थी। जैसे ही चैन की नींद टूटी, उसने देखा कि कमरे के कोने में खड़ी एक भूतनी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई फिल्मी हीरो सामने बैठा हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे चैन के पास सरकने लगी और अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी, जैसे खुलकर फ्लर्टिंग कर रही हो। चैन थोड़ा घबरा गया और तुरंत उठकर सिरी के कमरे की ओर चला गया। वहां जाकर देखा कि सिरी गहरी नींद में सो रही है। उसी समय कमरे में मौजूद 2 शरारती भूत आपस में ऐसे झगड़ रहे थे जैसे बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते हैं। चैन ने धीरे से कहा, थोड़ा शांत रहो, वो पहले ही पूरी रात नहीं सो पाई है। मैं खुद भी उस सफेद आंखों वाले डरावने भूत की वजह से चैन से नहीं सो सका। इतना सुनते ही दादी माँ वाली भूत चौंक गए। उसने गंभीर आवाज में पूछा, कौन सा भूत, साफ साफ बताओ। चैन ने इधर उधर देखा और बोला, सबके सामने कहना ठीक नहीं लगता। फिर वो धीरे से बोला, वो कोई आम आत्मा नहीं थी, उसका चेहरा भयानक था और वो छोटे मोटे भूतों को निगल सकता है। उसने ये भी कहा कि वो सिरी को नुकसान पहुंचा सकता है। चैन अभी नया ही इस दुनिया में आया था, इसलिए उसे भूतों की आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही थी। सब एक साथ जोर जोर से बोलने लगे और शोर मच गया। उसी शोर में सिरी की नींद टूट गई। लेकिन जो बात उसकी रूह तक उतर गई वो थी उस खतरनाक आत्मा का नाम। वो डर गई क्योंकि पहले भी वो आत्मा कई बार उस पर हमला करने की कोशिश कर चुकी थी। सुबह होते ही चैन सबसे पहले सिरी के कैफे पहुंच गया। सिरी आज भी देर से पहुंची। लिली मुस्कुराकर बोली, आज भी रात भर कोई ना कोई भूत तंग करता रहा होगा। खैर, मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम्हारी किस्मत में कोई हैंडसम घोस्ट आए। लिली की ये बात मजाक लग रही थी, लेकिन सच ये था कि उस दुआ का असर पहले ही हो चुका था। उसके बाद सिरी चैन को उसी जगह लेकर जाती है जहां उसे पहली बार देखा गया था। वो चाहती थी कि उस जगह की हवा, सड़क और माहौल देखकर शायद चैन की याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन वहां पहुंचते ही चैन परेशान होकर बोला, यहाँ सब कुछ दिख रहा है लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा। तभी दादी माँ आगे आई और एक राह चलते लड़के को हल्का सा धक्का देकर चैन को उसके शरीर में दाखिल कर दिया। अब चैन सब कुछ साफ सुन पा रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर उस शरीर में टिक नहीं सका क्योंकि कोई भी आत्मा लंबे समय तक किसी इंसान के अंदर नहीं रह सकती। चैन को यह सब एक दिलचस्प खेल जैसा लगने लगा। वो उत्साह में एक लड़की के शरीर की ओर बढ़ा ही था कि सिरी ने जलन में उसका कॉलर पकड़ लिया और तेज आवाज में कहा, हद पार मत करो, बेवजह किसी की जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। लेकिन चैन को देखकर एक बात अजीब लग रही थी। उसे गर्मी भी लगती थी, ठंड भी लगती थी और किसी के धक्का देने पर दर्द भी महसूस होता था। ये सब देखकर सिरी सोच में पड़ गई। वो बोली, अजीब बात है, अगर तुम सच में भूत होते तो तुम्हें ये सब महसूस ही नहीं होता। शायद तुम पूरी तरह मरे नहीं हो सकता है तुम अभी जिंदा हो, बस कोमा में हो। अगर तुम जल्दी अपने शरीर तक पहुंच गए तो बच सकते हो। वो उसे बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन चैन उसकी बातें सुन ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो खुद से बुदबुदाया,
सिरी कुछ बोल रही थी क्या? मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। रात को सिरी के घर एक और भूत आ घुसा। चैन ने किसी तरह उसे पीट पीट कर भगा दिया। उस वक्त सिरी को याद ही नहीं था कि घर में कोई और भी है। वो नहाकर बिना कपड़ों के बाहर आ गई। चैन ने जैसे ही उसे देखा वो घबराकर चिल्ला पड़ा, अरे सब देख लिया मैंने, जल्दी कपड़े पहन लो। सिरी का गुस्सा फट पड़ा। उसने चैन को जमकर मारा और घर के बाहर धक्का देके निकाल दिया। चैन बाहर खड़े खड़े बड़बड़ाता रहा, देख ही तो लिया, मैंने कौन सा खा लिया। बड़ी अजीब लड़की है, वैसे भी मेरे टाइप की तो है ही नहीं। मेरे टाइप की लड़की की आंखें कुछ और होंगी, नाक कुछ और होगी। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी ड्रीम गर्ल का वर्णन करता गया, फरिश्ते जैसी आंखें, प्यारा सा चेहरा, वही मासूम सी मुस्कान, सब कुछ सिरी से मेल खाने लगा। अगले दिन चैन की बहन उसे ढूंढते ढूंढते सिरी के कैफे तक पहुंच गई। तभी लिली गुस्से में आ गई और बिना कुछ सुने दोनों को वहां से डांट कर भगा दिया। ये देखकर सिरी चौंक गई, क्योंकि लिली यूं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब चैन की शरारत थी। उसने तुरंत चैन को पकड़ लिया और उस पर चिल्लाने लगी, तुमने लिली के शरीर का इस्तेमाल क्यों किया? चैन हंसते हुए बोला, इतना गुस्सा करोगी तो निशान पड़ जाएगा। सिरी और भड़क गई। तभी दादी माँ ने धीरे से कहा, असल वजह ये है कि चैन तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गया था और उसे किसी इंसान के शरीर की जरूरत थी। ये सुनते ही सिरी चुप हो गई, क्योंकि चैन अब जान चुका था आज उसका बर्थडे है। ये सुनते ही सिरी के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी उतर आती है। वो चुपचाप चैन के पास जाती है और धीमी आवाज में कहती है, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, और जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। चैन कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोलता है, काश जिंदगी ने थोड़ा पहले मौका दिया होता तो मैं तुम्हें इंसान रहते हुए मिल पाता। सिरी तुरंत उसका विरोध करती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम पूरी तरह इस दुनिया से गए नहीं हो। तुम्हारे अंदर अब भी वो सारी फीलिंग्स है जो किसी जिंदा इंसान में होती हैं। मुझे पूरा भरोसा है तुम कोमा में हो। इस बार चैन उसकी बातों को साफ साफ सुन पाता है। ये सुनकर उसके अंदर एक अजीब सा डर भर जाता है। वो बिना कुछ कहे बाहर सड़क की ओर चला जाता है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे न अपना अतीत याद है, न ये पता है कि उसका शरीर कहाँ है, और न ये कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुक गई। कुछ देर बाद सिरी उसके पास पहुंचती है। वो धीरे से कहती है, सब कुछ याद आना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। फिर वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है और बोलती है, मेरे पापा एक कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन उन्हीं के एक भरोसेमंद दोस्त ने धोखा देकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। एक ही दिन में हम सड़क पर आ गए। मेरी माँ ये सब सह नहीं पाई, उन्होंने अपनी जान दे दी। कुछ समय बाद पापा भी हमें छोड़कर चले गए, और उसी दिन से मैं वो सब देखने लगी जो कोई और नहीं देख सकता। चैन ये सब सुनकर सन्न रह जाता है। उसके दिल में पहली बार सिरी के लिए गहरी तकलीफ पैदा होती है। वो गुस्से में बुदबुदाने लगता है और बांग्ला में उन लोगों को कोसने लगता है जिन्होंने सिरी की जिंदगी तबाह कर दी थी। शाम होते होते सिरी अकेली घर पर होती है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है। अंधेरे से वही खतरनाक आत्मा फिर प्रकट होती है और सिरी की तरफ बढ़ने लगती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही चैन वहां पहुंच जाता है और पूरी ताकत से उस आत्मा से भिड़ जाता है। किसी तरह वो उस बुरी आत्मा को वहां से भगा देता है। लेकिन इस घटना का असर सिरी पर बहुत गहरा पड़ता है। वो तेज बुखार में बेहोश हो जाती है। लगातार 2 दिन तक वो होश में नहीं आती। चैन पल भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वही उसका ध्यान रखता है, उसके पास बैठा रहता है, जैसे किसी को खो देने का डर हो। इन्हीं पलों में चैन के दिल में उसके लिए कुछ बदलने लगता है। तीसरे दिन सिरी की आंख खुलती है। वो देखती है कि चैन उसके बिस्तर के पास जमीन पर सोया हुआ है। दादी माँ धीमी आवाज में कहती हैं, 3 दिन से ये लड़का एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हिला। उधर दूसरी तरफ चैन की बहन को आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है। चैन एक हॉस्पिटल में कोमा में भर्ती है। मशीनों के सहारे उसकी सांसें चल रही हैं। उसे देखकर उसकी बहन फूट फूट कर रो पड़ती है। डॉक्टर उसे दिलासा देते हैं, आप परेशान मत होइए, उसका इलाज पूरा हो चुका है, वो कभी भी होश में आ सकता है। लेकिन बाहर निकलते ही वही बहन अपने असिस्टेंट पर गुस्सा उतारती है। एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, एक काम दिया था वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। यही पहली बार साफ संकेत मिलता है कि चैन का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वही बहन है। इधर चैन के भूत दोस्त अलग अलग हॉस्पिटल में भटकते हैं। आखिरकार एक नर्स के शरीर के जरिए वो चैन तक पहुंच जाते हैं और सारी जानकारी निकाल लाते हैं, उसका नाम, उसकी हालत और ये सच कि उसका शरीर अभी भी जिंदा है। ये जानकर उसकी बहन अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है। उसी रात वो खतरनाक आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, अगर तुम मुझे अपने ऊपर हावी होने दो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहती हो।
बहन की आंखों में लालच चमक उठता है। वो अपने भाई को रास्ते से हटाकर पूरी संपत्ति अपने नाम करना चाहती थी। वो उस आत्मा की शर्त मान लेती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई के पास जाती है और ठंडे स्वर में कहती है, कंपनी के जितने भी शेयर तुम्हारे नाम है, आज सब मेरे नाम कर दो। ये कहते हुए वो उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। लेकिन छोटा भाई डरने वालों में से नहीं था। वो किसी तरह खुद को छुड़ाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी बहन का बर्ताव इन दिनों मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसके हर कदम पर किसी को नजर रखने को कहो। तीनों आत्माएं अब उस सच्चाई से रूबरू हो चुकी थीं जो अब तक छुपी हुई थी। वे ये जान गई थीं कि चैन उसी आदमी का बेटा है जिसने इस शहर में सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की थी। वही आदमी जिसने सिरी के पिता के साथ विश्वासघात किया था और उनका सब कुछ छीन लिया था। वे सिरी के पास आकर भारी आवाज में कहती है, जिस इंसान ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी, चैन उसी का बेटा है। पर अगले ही पल उनकी आवाज का सुर बदल जाता है। लेकिन इस कहानी में चैन का कोई कसूर नहीं है। जब ये सब हुआ था वो बहुत छोटा था। उसे दुनिया और व्यापार की कोई समझ नहीं थी। उसका दिल आज भी साफ है, इसलिए उसे अकेला मत छोड़ना। इन सारी बातों को कमरे के बाहर खड़ा चैन भी सुन लेता है। हर एक शब्द उसके सीने में उतर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दिल पकड़कर जोर से दबा दिया हो। उसी पल दादी माँ आगे बढ़कर सिरी के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रख देती है। वो डिब्बा देखने में साधारण लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही ताकत छुपी होती है। दादी माँ कहती है, इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम कर सकती हो। अगर कोई खतरनाक आत्मा इसके सामने आई तो वो उसी में बंद हो जाएगी। ये सब सिरी की सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि वो भयानक आत्मा अब भी उसे नुकसान पहुंचाने का सही मौका ढूंढ रही होती है। चैन ये सब सुन लेता है और उसका मन और भी भारी हो जाता है। रात को वो चुपचाप सिरी के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आवाज में पहली बार पछतावे की गहराई होती है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने परिवार की गलतियों का कितना जिम्मेदार हूँ, लेकिन जिस दर्द से तुम गुजरी हो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। वादा करता हूँ जब तक मैं हूँ तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसे ये इल्म नहीं होता कि सिरी सोई नहीं थी। उसने उसके दिल की हर बात सुन ली थी। अगली सुबह लिली बड़े प्यार से सिरी के लिए खाना सजा कर लाती है। प्लेट बहुत ध्यान से सजा हुआ होता है, जैसे कोई किसी अपने के लिए बनाए। सिरी एक नजर देखते ही समझ जाती है, ये लिली नहीं है। इस शरीर के अंदर कोई और है, और वो कोई और चैन है। दूसरी तरफ चैन की बहन को पता चल जाता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। शक छोटा भाई पर जाता है। वो गुस्से और डर के बीच उस आदमी तक पहुंचती है जिसे उसके पीछे लगाया गया था, और पल भर में उसका गला दबाकर उसकी सांसें रोक देती है। इसके बाद वो सीधे अपने छोटे भाई के पास जाती है। उसकी आंखों में धमकी और पागलपन दोनों साफ दिखाई देता है। छोटा भाई समझ चुका होता है कि जो गायब हुआ है उसी ने खत्म किया है। फिर भी वो डर कर झुकने वालों में से नहीं होता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। कमरे के एक कोने में छुपकर ये सब चैन देख रहा होता है। उसकी बहन जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। अचानक हालात पलट जाते हैं। वही भयानक आत्मा छोटे भाई के असिस्टेंट के शरीर में घुस जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसी पल चैन अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटे भाई के शरीर में प्रवेश करता है और उस आत्मा से भिड़ जाता है। कमरे में जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ लालच और अंधेरे की ताकत, दूसरी तरफ चैन की बची खुची इंसानियत। कई मिनटों तक दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चलता रहता है। अंत में चैन की बहन और वो आत्मा दोनों डरकर वहां से भाग निकलते हैं। इस लड़ाई के बाद चैन पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। सिरी उसे सहारा देकर घर लाती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है, जैसे कोई अपना खून हो। उधर चैन की बहन अब खुद फंस चुकी होती है। वो उस आत्मा के चंगुल से निकलना चाहती है। गिड़गिड़ाकर उससे कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो आत्मा ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, ये रास्ता तुमने खुद चुना था और मेरी मर्जी होगी तभी मैं तुम्हारा शरीर छोड़ूंगा। अगले दिन कैफे में सब कुछ रोज की तरह चल रहा होता है। अचानक कोई सिरी को जबरन पकड़कर वहां से उठा ले जाता है। चैन दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है, लेकिन वो पकड़ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सब मिलकर सिरी की मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हैं। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक जगह चमक उठती है। सिरी का अगला ठिकाना उन्हें मिल चुका होता है। असल सच्चाई ये थी कि सिरी को यहाँ तक पहुंचाने का पूरा खेल चैन की बहन ने रचा था। वो जानती थी कि अगर सिरी फंसेगी तो चैन खुद चलकर वहां आ जाएगा। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे असली दिमाग वही भयानक आत्मा था जो उसकी बहन को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था।
जैसे ही चैन वहां पहुंचता है, अचानक उसके भूत दोस्त भी प्रकट हो जाते हैं। तीनों बिना डरे उस खतरनाक आत्मा पर टूट पड़ते हैं, मगर वो आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो पल भर में सबको जमीन पर गिरा देता है। लेकिन चैन अलग था। उसके अंदर अब सिर्फ ताकत नहीं थी, उसके अंदर सिरी को बचाने की जिद भी थी। वो पूरी शक्ति से उस आत्मा से भिड़ जाता है। इस संघर्ष के बीच ही वो सही मौके का इंतजार करता है और एक झटके में सिरी को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। तीनों मिलकर भी अब तक उस आत्मा को काबू में नहीं कर पा रहे थे। वो छलांग लगाकर फिर सिरी की ओर दौड़ता है, उसे अपने वश में लेने के लिए। तभी चैन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इस बार उसके हाथ में वही रहस्यमयी डॉक्स होता है। सिरी डरते डरते चिल्लाने लगती है, नहीं, ये मत खोलना, मैंने कहा ना, इसे मत खोलना। लेकिन चैन उसकी तरफ एक बार मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, अगर आज कुछ कुर्बान होना ही है तो डर किस बात का। और अगले ही पल वो बॉक्स खोल लेता है। तेज हवा चलती है, जमीन कांप उठती है और देखते ही देखते वो भयानक आत्मा खिंचकर बॉक्स के अंदर कैद हो जाती है। पर उसी के साथ चैन भी। सब कुछ शांत हो जाता है। सिरी वहीं बेहोश गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को सूनी जमीन पर अकेली पाती है। चैन कहीं नहीं होता। वो बुरी तरह रो पड़ती है। उसे ये तक कहने का मौका नहीं मिला कि रुको, मत जाओ। धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं। कैफे की जिंदगी बदल जाती है। अब वहां ढेर सारे लोग आते हैं। वजह साफ थी, वहां अब कोई डर नहीं था, कोई भूत नहीं था। सिर्फ उसके 3 पुराने दोस्त कुछ समय तक वहां रहे। लेकिन सिरी अब उन्हें देख नहीं पाती थी, न आवाज सुन पाती थी, न परछाइयां। उन्हें यह देखकर सुकून हो जाता है कि सिरी अब एक आम जिंदगी जी रही है। तीनों उसे आखिरी बार देखकर मुस्कुराते हैं और फिर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। एक दिन कैफे में अचानक एक डिलीवरी वाला आता है। सिरी जैसे ही उसका चेहरा देखती है, उसकी दुनिया ठहर जाती है। वो चैन था। इस बार न कोई धुंधला चेहरा, न कोई भटकती आत्मा। वो पूरी तरह जिंदा था, अपने असली शरीर में। चैन सिरी को ऐसे घूरता है जैसे दिमाग में कुछ अटका हो। वो पूछता है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानता हूं। सिरी की आंखों में आंसू और होंठ पर मुस्कान एक साथ आ जाती है। वो धीमे से कहती है, हाँ, बहुत अच्छी तरह। चैन अपना डिलीवरी का बैग संभालता है और बाहर की ओर बढ़ता है। कुछ कदम चलकर रुकता है, फिर पलटकर मुस्कुराए हुए चेहरे से कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इसी एक लाइन में सिरी समझ जाती है कि चैन को अब सब कुछ याद आ चुका है। उसकी मुस्कान कांपते होंठों में बदल जाती है, क्योंकि अब पहली बार प्रेम किसी भूत और इंसान के बीच नहीं, बल्कि 2 जिंदा दिलों के बीच शुरू हुआ था।